हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के नॉलेज हब, जहाँ हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो क्लास की शुरुआत हुई थी वो इंडियन ज्योग्राफी से हुई थी और हम इंडियन ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर पे चल रहे थे। थर्ड चैप्टर का आज पार्ट 5 होगा। क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे पढ़ाने में हमें 5 भागों में बांटना पड़ा। ये 5 पार्ट्स करने पड़े और हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी और कोशिश रहेगी कि हमारी एक आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक निश्चित समय सीमा के अनुसार हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाएं। और इसलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो रोज़ चलती हैं। तो जहां हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के तटवर्तीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। और इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था भारत के उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो है हम पढ़ेंगे तटवर्ती मैदान और उसके बाद पढ़ेंगे द्वीपीय क्षेत्र। और यहाँ पे यही इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो में ही आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ से आपको इस होल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान क्या होता है? तो तटवर्ती मैदान वैसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे स्थित है और समुद्र के द्वारा जो सेडिमेंट्स, जैसे अब समुद्र का बहाव है, यहाँ पे समुद्र है तो ऑब्वियसली कि इसके किनारी क्षेत्र पर ज्वार और भाटा तो आएंगे। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो समुद्र के लहरों का उठना और गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। तो समुद्र की लहरों का उठना ज्वार, वही गिरना भाटा कहलाता है। तो जब समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं तो जाहिर सी बात है कि जब समुद्र है सो ज्वार भाटा के थ्रू अगर किनारों पर आएंगे और उनकी लहरें आएंगी तो वो अपने साथ कई सेडिमेंट्स, कई अवसाद लेके आएंगी। तो सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे मिट्टी के कण। तो जब वो अवसाद लेके आती हैं तो क्या होता है कि समुद्र के तटवर्ती यानी कि समुद्र के किनारे वाले इलाकों में मैदानी भाग बन जाता है। और हमने देखा था कल के क्लास में कि प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो क्षेत्र, वो क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के तीनों ओर जो है इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार के किनारी छोरों पर भारत के तटवर्ती मैदान स्थित है। और ये तटवर्ती मैदान जो है, इनमें अवसाद कौन लाता है? तो समुद्र की लहरों द्वारा अवसाद जमा किया जाता है। उसके अलावा हम जानते हैं यहाँ नर्मदा नदी है, तापी नदी है, इधर गोदावरी कृष्णा नदी है। तो ये भी अपने साथ जो अवसाद लाते हैं तो वो भी इन तटवर्ती इलाकों में जमा कर देते हैं। तो इस वजह से भारत के तटवर्ती इलाकों का निर्माण हुआ। तो कह सकते हैं कि भारत के तटवर्ती इलाकों का निर्माण यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों का निर्माण किससे हुआ? तो जो समुद्र है और नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए उनकी वजह से। और ये कह सकते हैं कि भारत के तटवर्तीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी तटवर्तीय मैदान और पूर्वी तटवर्तीय मैदान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा की ओर है और ये पूर्वी दिशा की ओर है। और ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिमी भाग को पश्चिमवर्ती मैदान कहते हैं, वही प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग को पूर्वी तटवर्ती मैदान कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी वाले क्षेत्र को पश्चिमवर्ती मैदान, वही प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्व वाले क्षेत्र को पूर्व तटवर्ती मैदान कहते हैं। तो पश्चिम तटवर्ती मैदान को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है और पूर्व तटवर्ती मैदान को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन से भागों में विभाजित किया है, आइए हम देखते हैं। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है ये गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ होता है। और वहीं पे पूर्व तटवर्ती मैदान उड़ीसा से शुरू होता है और ये भी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इन्हें किन किन भागों में विभाजित किया गया है? तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान को कोंकण तट में विभाजित किया गया है।
कोंकण तट कहाँ से स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात से गोवा तक। गुजरात से गोवा तक वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। और गोवा से मैंगलुरु तक के क्षेत्र को, जो कर्नाटका का मैंगलुरु है, उसको हम कहते हैं कन्नड़ तट। और मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। तो गुजरात से गोवा वाले तक के क्षेत्र के तट को कहते हैं कोंकण तट। वहीं गोवा से कर्नाटका के मैंगलुरु वाले क्षेत्र के बीच के तट को कहते हैं कन्नड़ तट। और वहीं मैंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच वाले तटीय क्षेत्र को बोलते हैं मालाबार तट। तो वहीं हम देखते हैं पूर्व तटवर्ती मैदान के बारे में। तो पूर्व तटवर्ती मैदान मुख्यतः उत्कल तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित है। तो उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार, उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार, ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये विस्तृत है उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक। और वहीं आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक क्या स्थित है? कोरोमंडल तट। तो उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार जो है वो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक स्थित है। और वहीं आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट स्थित है। और इस प्रकार से जो है तटवर्तीय मैदान जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, तटवर्तीय मैदान कैसे बना? तो तटवर्तीय मैदान जो है, तो भारत जो है, भारत में जो अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, तो उसके लहरों से जो लाए गए अवसाद है। और उसके अलावा ये जो नदियां हैं, यहाँ पे जो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तो इन नदियों के द्वारा भी जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके जमाव के कारण इनका तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। और तटवर्तीय मैदान को किन किन भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। तो क्या है? प्रायद्वीपीय के पश्चिम वाले भाग को पश्चिम तटवर्तीय मैदान, वहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्व वाले भाग को पूर्व तटवर्ती मैदान कहते हैं। और पश्चिम तटवर्तीय मैदान को कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट में विभाजित किया गया है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट है गुजरात से गोवा तक। वहीं कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटका के मैंगलुरु तक है। और वहीं मालाबार तट कर्नाटका के मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है। और अब हम आते हैं पूर्व तटवर्ती मैदान में। तो क्या होता है? उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक। और आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक स्थित है कोरोमंडल तट। और देखा जाए तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान के कंपैरिजन में पूर्व तटवर्ती मैदान ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा क्षेत्रफल तक विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो बनाती है, तो इस डेल्टा के कारण और अवसाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा होते हैं। इस वजह से ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और कृषि के लिए काफ़ी अनुकूल है। और कृषि के लिए काफ़ी अनुकूल है तो जनसंख्या भी ज़्यादा पूर्व तटवर्ती मैदान की होगी। तो अगर पूछा जाएगा कि पूर्व तटवर्ती या पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो पूर्व तटवर्ती मैदान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और ज़्यादा क्षेत्रफल, ज़्यादा क्षेत्र किसका है, ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार किसका है? तो यही पूर्व तटवर्ती मैदान का क्षेत्रीय विस्तार सबसे ज़्यादा होगा। और इस प्रकार से हमारा तटवर्तीय मैदान खत्म होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपीय क्षेत्र, और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होगा। आइए हम भारत के द्वीपीय क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं। तो भारत जो है वो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये जो सागरीय क्षेत्र है, तो हमने लास्ट टाइम मैप में देखा था कि
बंगाल की खाड़ी के पास ही अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है और वहीं अरब सागर के पास लक्षद्वीप स्थित है। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार का जो निर्माण है, हम कह सकते हैं जो म्यांमार का अरकान योमा पर्वत है उसी का विस्तार है, उसी का विस्तृत रूप अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार जो है उसमें कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार में कुल 572 छोटे बड़े सभी द्वीपों को मिला दिया जाए तो 572 द्वीप है। तो द्वीप क्या होता है? तो वैसा थल भाग जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीप जो है, भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है वो दो भागों में बांटा गया है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप है? 572। तो छोटे बड़े सारे द्वीपों को मिलाकर देखा जाए तो 572 है, लेकिन अगर गिनने लायक या अगर उसे अगर इम्पॉर्टेंट अगर आइलैंड गिनेंगे, अगर मुख्य द्वीप गिनेंगे तो वो है 349। और ये अंडमान निकोबार का जो है एक रफ मैप है। अंडमान निकोबार को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, उसके बाद जो है मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान। तो ये है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि जो नॉर्थ अंडमान के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो नॉर्थ अंडमान जो है यानी कि उत्तरी अंडमान जो है, यहीं पे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है और सैडल पीक की ऊंचाई जो है वो 732 मीटर है। तो कहा जाए कि पूरे होलसोल अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान में स्थित है। उसके बाद आता है जो नारकोंडम द्वीप, भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार होना यानी कि लावा का निकलना बंद हो चुका है, तो उसे हम सुषुप्त कहते हैं। और जो एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जहाँ से उद्गार हो ही रहा है, जहाँ से लावा निकल ही रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं या फिर वो एक्टिव है, हम मान सकते हैं ये कभी भी इससे लावा निकल सकता है, तो वो एक्टिव वोल्केनो होता है यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि इसमें से लावा का इरप्शन, लावा का उद्गार होना बंद हो चुका है, तो वैसे ज्वालामुखी को बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो वो है नारकोंडम और ये कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान के पास ही स्थित है। तो नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान में ही अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक स्थित है। उसके बाद हम आते हैं मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है तो सबसे बड़ा, अगर बोला जाए कि अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान, ये आ गया साउथ अंडमान। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर वो साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। और इसी जगह पर साउथ अंडमान में ही सेल्युलर जेल है जहाँ पे यहाँ के क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी। फिर आता है साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ये दोनों को जो अलग करने वाला पासेज है वो कहलाता है डंकन पासेज। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को यानी कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला जो पासेज है वो डंकन पासेज कहलाता है। अब अंडमान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे निकोबार स्थित है। अंडमान के दक्षिण में क्या स्थित है? निकोबार। और अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है, तो अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान के कौन से क्षेत्र और निकोबार के कौन से क्षेत्र के बीच स्थित है, तो हम कहेंगे कि अंडमान के लिटिल अंडमान
और निकोबार के कार निकोबार के बीच स्थित है। क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े डीप में पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। लेकिन ये पूछ दिया जाए कि अंडमान का कौन सा क्षेत्र और निकोबार का कौन सा क्षेत्र, तो अंडमान का लिटिल निकोबार और निकोबार का कार निकोबार, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं निकोबार की तरफ। तो निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो हमने अभी देखा कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करने वाले चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल है। उसके अलावा ग्रेट निकोबार, तो हम जानते हैं पूरे भारत की चौहदी में हमने पढ़ा था कि भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। और ये अगर कहा जाए अंडमान निकोबार का भी दक्षिणतम बिंदु है और होल सोल पूरे इंडिया का भी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में। तो आइए इसे हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अंडमान निकोबार जो है वो जो म्यांमार का जो अरकान योरमा पर्वत श्रेणी है उसका ही विस्तृत रूप है, यानी कि वो आगे क्षेत्र तक विस्तृत था, जो अभी समुद्र भाग में क्या हुआ, डूब गया। इसी वजह से उसका जो उठा हुआ भाग जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया। तो इसमें कुल द्वीप 575 हैं और 575 में गिनने योग्य बोला जाए, अगर प्रमुख द्वीप बोला जाए तो 349 हैं। अंडमान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान में जो है वो सैडल पीक, यानी कि अंडमान का सबसे सर्वोच्च चोटी सैडल पीक स्थित है। अगर मध्य अंडमान के बारे में जाना जाए तो इसकी एक खासियत है कि अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान की क्या खासियत है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक सेल्युलर जेल स्थित है जहाँ पे भारतीय क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी। उसके बाद दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो ये दोनों को अलग करने वाले पासेस का नाम है डंकन पासेस। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अंडमान के बाद हम अब निकोबार पढ़ेंगे। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और वो भी कौन कौन सा क्षेत्र, तो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल है। अगर हम निकोबार में आते हैं तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें खासियत क्या है, ग्रेट निकोबार का में जो पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट कह लीजिए या पार्सन पॉइंट कह लीजिए या पिग्मेलियन पॉइंट कह लीजिए। अब उसके बाद हम आते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल काफ़ी कम है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है और लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारत्ती है। देखा जाए लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय, सबसे दक्षिणतम। और अगर पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो है एंड्रोट द्वीप जो यहाँ पे स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, वो कावारत्ती। हमने कहा था कि भारत जो है मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है और 8 डिग्री चैनल यहीं पे स्थित है। और 8 डिग्री अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा क्षेत्र मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा, तो मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इसी से मालदीव अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो भारत जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा किससे अलग होता है, मालदीव से। और ये 8 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है, तो किस किस के बीच स्थित है, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। तो
तो इस प्रकार से हमारे एक होलसोल द्वीप के बारे में जो है वो डिस्कशन ख़त्म होता है। उसके बाद इसके हम कुछ जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे जब होलसोल पूरे इंडिया के सारे राज्यों की, जो हम ट्राइब्स के, सारे स्टेट के ट्राइब्स के बारे में जब पढ़ेंगे, यानी कि सभी राज्य की जनजातियों के बारे में, तो उसी में हम इंक्लूड करेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के ट्राइब्स के बारे में। और अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे कोई अपराध होते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था, यहाँ पे न्याय कौन से उच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है, तो अंडमान निकोबार में न्यायिक व्यवस्था यानी कि हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ये, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। और वहीं लक्षद्वीप जो है वो केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप की न्यायिक व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, तो केरला उच्च न्यायालय। और वहीं अगर देखा जाए अंडमान निकोबार के न्यायिक व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, तो कोलकाता। तो इस प्रकार से फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के टोटल जो 5 भाग है, 5 भागों में हमने इसे डिवाइड किया था, जहां हमने पढ़ा था उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती या उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय क्षेत्र हमारा कंप्लीट होता है। और आज के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी और उससे आपको इस होल चैप्टर यानी कि भारत के भू आकृतिक विभाजन के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और कल हम नए चैप्टर के साथ ही मिलते हैं। धन्यवाद।